नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ मस्त होंगे और बहुत ही खुश होंगे। कामना करते हैं कि आप लोगों का परिवार बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो कहानियों के सिलसिले में लेकर के चलते हैं एक नई और सच्ची घटना, जो बहुत ही आपको ये सीख देगी, ये जानकारी देगी। ये कहानी वैसे तो सिखाने के लायक मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जागरूकता जरूर मिलेगी। कैसे कैसे लोग समाज में रहते हैं, कैसे कैसे लोग किस किस प्रकार की हैरान कर देने वाली घटनाएं करते हैं। जिस पत्नी को आप जब ब्याह करके लाते हैं, शादी करके लाते हैं, तो किसी की अगर गैर मर्द की नजर भी पड़ जाती है तो हमें बुरा लगता है। कोई घूर के देख ले तो खराब लगता है। कोई किसी भी नजर से अगर कहीं उस पर गलत व्यवहार डाल दे तो कितना खराब लगता है, कितना बुरा लगता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दहेज न मिलने के कारण उस पत्नी के साथ कैसी कैसी हरकतें करते हैं। यहाँ तक कि जो उस पर अत्याचार है, दुष्टता है, उसके साथ साथ कैसी ऐसी हरकतें हैं जो किसी गैर मर्द के हाथों में उसके शरीर को सौंप दिया जाए। ऐसी ही एक घटना है, बिहार के समस्तीपुर जिले की कहानी है। एक घटना है जिस घटना में यह बताया गया है, जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, वो ये है कि एक पति ने अपनी पत्नी को जुए में हार जाता है और उसके बाद में उस पत्नी को कम से कम 5 से 6 लोगों के बीच में उस पत्नी को ले जा करके सौंप देता है और खुशी खुशी कहता है कि जाओ और इसके साथ अपनी रातें रंगीन करो। कितने शर्म की बात है, कितने रिश्ते को तार तार करने की बात है कि कैसे लोग हैं। और उस पत्नी ने, उस महिला ने आरोप लगाया है, जो राहुल की पत्नी है, रिनिका नाम है, शायद रैनिका नाम है उसकी पत्नी का। जो राहुल है उसकी पत्नी का नाम रैनिका है और रैनिका के साथ ऐसी घटना घट जाती है। रैनिका की शादी आज से 5-6 साल पहले सन 2017 में हुई थी। शादी सन 2017 में होती है और जिस लड़के के साथ होती है उसका नाम राहुल होता है और वो लड़का एक कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर काम कर रहा होता है। वो जिस समय दिल्ली में काम कर रहा होता है उस समय तो उसका परिवार अच्छा चलता है, जीवन अच्छा चलता है। शादी के 2-3 महीने तक तो बहुत ही अच्छी उसकी कहानी रहती है, बहुत ही अच्छी खबर आती है ससुराल वालों को, परिवार वालों को, कि आपकी बेटी बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छी है, बहुत ढंग से है। लेकिन 3 से 4 महीने के बाद में फिर धीरे धीरे लड़की को सताया जाने लगता है, इस बात के लिए कि आपके घर में दहेज नहीं मिला है, आपसे दहेज बहुत कम मिला है। पत्नी की वैल्यू से ज्यादा दहेज की वैल्यू होती है और जो दहेज नहीं मिलता है उसमें कई लड़कियां बहुत ही गंभीर रूप से सताई जाती हैं। इस तरह से सताई जाती हैं कि जैसे दहेज ना मिलना उनके लिए बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। तो वैसे कहते हैं कि गरीबी अगर दे भगवान तो बेटियां ना दे, अगर बेटियां दें तो धन दे, ताकि लोगों को दहेज की मांग पूरी करके बेटियों की जिंदगी को बचाया जा सके। वरना दहेज के लिए तमाम लोग न जाने किस किस प्रकार की हरकतें कर देते हैं। तो ये जो राहुल है ये दहेज के लिए सताने लगता है और कहने लगता है वह, यहाँ तक कि उसके सास ससुर जो रैनिका है उसके परिवार के सभी लोग उसे प्रताड़ित करते हैं, इसलिए कि दहेज नहीं मिला है। दहेज 15 लाख रुपए अपने पिता से कहो ताकि दे। भाई लोग थोड़ा सक्षम थे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अच्छा खासा चल रहा था, तो 15 लाख की डिमांड करते हैं और कहते हैं 15 लाख रुपए दहेज चाहिए हमको। लेकिन लड़की नहीं चाहती थी कि अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को बहुत ज्यादा परेशान किया जाए और उनसे दहेज की मांग की जाए। पति को समझाती है लेकिन पति की समझ नहीं आता है। उसका जो देवर है, करण नाम है उसका, वो भी उसके साथ छेड़छाड़ बदमाशी जो भी मन में आता है वो करता है। कहीं उसके कपड़े खींचता है, कहीं उसके अंग को छूता है। लेकिन इस पर जब पति से शिकायत करती है तो पति भी कहता है कि आप हैं किस लायक,
जिस लायक है उसी लायक आपका आपके साथ जो है व्यवहार किया जा रहा है। उस औरत को बहुत बुरा लगता है, बहुत ही कठिन गुजरता है, लेकिन करे तो क्या करे। कुछ समय के बाद वो दिल्ली कमाने चला जाता है और दिल्ली जाने के बाद में वो लड़की कहती है कि मुझे भी दिल्ली चलना है। कई बार फोन करती है कि मुझे वहां रहना है, सास ससुर यहाँ के लोग, परिवार के सभी लोग बहुत सता रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं बिना आपके अकेले नहीं जी पाऊंगी, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। बहुत जब जिद करती है तो जब अगली बार आता है तो वो वहां पर ले जाता है उसको। वहां ले जाने के बाद में पता लगता है औरत को, रैनिका को, कि राहुल जुआ भी खेलता है, बहुत ज्यादा जुआरी भी है। तो उसको समझाती है, बहुत ही संभालने की कोशिश करती है, उस लत से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उस लत से बाहर नहीं निकल पाता है। यहाँ तक पता लगता है कि वो 2-2 3-3 महीने की सैलरी पूरी हार जाता है। घर में खाने के पैसे नहीं रह जाते हैं, परिवार चलाने के भी पैसे नहीं रह जाते हैं। वो सोचती है कि मैं खुद कहीं काम कर लूं। काम ढूंढ रही होती है, तब तक के पता लगता है कि वो उस रैनिका को, अपनी पत्नी को भी जुए में हार चुका है। और इसके बाद में वो 4-5 दिन बाद उसे एक बहाने से ले जाता है घुमाने टहलाने के, और वहां जाकर के एक बिल्डिंग के पास, जिस बिल्डिंग में 4-5 लोग थे जहां पर वो जुआ खेला करता था, जहां पर वो जुए में अपनी पत्नी को हार जाता है, वहां जाकर के वो अपनी पत्नी को उन लोगों के हवाले कर देता है। अब 3 से 4 दिन हो जाते हैं, 4 से 5 दिन हो जाते हैं। वो उस पैसे से और भी पैसे एक्स्ट्रा ले लेता है, जिससे अपना दारू के नशे में इधर उधर धुत होकर के घूम रहा है, टहल रहा है। उस पत्नी के साथ, उस रैनिका के साथ 5-5 लोग बराबर 5 दिन तक बलात्कार करते हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जिस दर्द से तड़प रही होगी रैनिका, रैनिका जानती होगी, लेकिन जैसे तैसे उसे अपने भाई का एक दिन फोन नंबर मिल जाता है। उस फोन नंबर पर वो फोन करती है और कहती है कि मैं ऐसी ऐसी समस्या में फंसी हुई हूं। जिस तरह से द्रौपदी जुए में चली गई थी और तमाम लोगों ने उसके साथ जो बदतमीजी की थी, इसी प्रकार से आज एक, जिस तरह से करण बचाए थे वो कृष्ण बचाए थे, उसी तरह से आज उसे भी बचाने का जिम्मेदारी आ गई थी। उस भाई को, अपनी बहन को बचाने की जो जिम्मेदारी थी, उस भाई ने पता लगाया, लोकेशन ट्रैक की, जैसे तैसे वहां पर पहुंचता है, पता लगाता है। 2 दिन भटकने के बाद में दिल्ली के अंदर पता चलता है कि जिस वो बिल्डिंग में रह रही है, जहां पर वो जुए के हार में समर्पित की गई है, उस जगह को बहुत मुश्किल से पता लगा पाता है। लेकिन पता लगता है कि 5-5 लोग रह रहे हैं वहां पर। वहां से अपनी बहन को उसे निकालना आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल पड़ाव पर खड़ा था। वो कोशिश करता है कि मैं यहाँ से इसको निकाल ले जाऊं। देख लेता है नीचे से खड़े होकर के, ऊपर मंजिल पर की खड़ी थी, लेकिन अकेले वहां तक जाना कोशिश करता है, लेकिन लोग रोक लेते हैं, जाने नहीं देते हैं। यहाँ तक कि मारपीट की नौबत आ जाती है और वो वहां से तुरंत आकर के नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाता है। वहां पर उन लोगों की शिकायत दर्ज करता है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो वो लोग वहां से फरार हो चुके थे, उस औरत को लेकर के भी फरार हो गए थे। जब पता लगाया कि यहाँ नहीं है तो पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद 24 घंटे के बाद उन लोगों को, जहां एक बहुत सुनसान एरिया में, जंगल जैसे एरिया में, उस लड़की को ले जाकर के उसके साथ जो भी घिनौनी हरकत कर रहे थे, एक छोटे से बंगले में मिलती है। उस बंगले तक जाकर के पुलिस जब पकड़ पाती है उन लोगों को, 5 लोगों को गिरफ्तार करती है और उसके पति को अब ढूंढने का काम करती है पुलिस। उसके पति का पता लगाती है, उसे भी ढूंढ लेती है। इन सब जितने लोगों का उसमें जो हाथ था, जितने लोग शामिल थे, इस रैनिका के दहेज से लेकर के बलात्कार तक, सभी लोगों को पुलिस पकड़ती है और सभी लोगों को पकड़ने के बाद सभी पर कार्रवाई करना शुरू करती है। तब वो
रेणुका एक बात का खुलासा करती है। वो कहती है कि ये मेरे पति इस जुर्म में, इस मेरे साथ इस घटना में केवल शामिल नहीं है, मेरे परिवार के सभी लोग इस घटना में शामिल हैं। दहेज ना पाने के कारण और दहेज के लालच में इन लोगों ने मुझे बेचने का काम किया, मुझे रास्ते से हटाने का काम किया। अगर मैं सही समय पर फोन नंबर पाकर के अपने भाई का फोन नहीं करती तो हो सकता है ये दरिंदे मेरी इज्जत लूटने के साथ साथ मेरी जान भी ले लेते और कुछ समय के बाद हमें मार करके खत्म कर देते। लेकिन जिस तरह से भाई ने अपनी बहन की मदद की, जिस तरह से उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिस तरह से कानून ने उसकी मदद करके उन लोगों को ढूंढ निकाला, उस भाई ने जो काम किया है उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है कि ऐसे भाइयों की जरूरत है। ऐसे भाई अगर होते हैं तो बहनों को कोई समस्या नहीं होती है। इस तरह से उस भाई ने और कानून की मदद लेकर के सभी पर दहेज के खिलाफ मुकदमा, बलात्कार के खिलाफ मुकदमा और यहाँ तक कि अपहरण के भी मुकदमे दर्ज करा करके सभी लोगों को बताया जाता है। 9 लोगों को जेल भेजा गया है, जिसमें पति और उसका भाई, उसके माता पिता और 5 अपराधी जो भी हैं, सभी के गुनाहों के अनुसार सजा मिली है। सभी को दंडनीय अपराध के सहित जो भी धारा बनती से थी सब पर वो धारा लगा करके सबको जेल भेज दिया गया है। वो बहन, वो भाई घर वापस आ गए हैं। अब फिर से अपनी बहन की शादी रचाएंगे, फिर से कहीं अच्छी तरह से देख दाख के अच्छी जगह पर शादी करेंगे। इस कहानी का बस इतना ही माजरा था जो पता लगा और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर किया। मेरा किसी को भ्रम में डालने का कोई उद्देश्य नहीं है, किसी को कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है मेरा कि कोई परेशान हो, कोई दुखी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बात यह है कि कैसे कैसे लोग समाज में अपराध के मामले में पनप रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जो भी कानून के प्रावधान हैं, जितनी भी कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सजा मिलने के लायक हैं लोग, उतनी कठोर सजा मिले ताकि ऐसे अपराध करने वालों की रूह कांप जाए और ऐसे अपराध करने से डरें, क्योंकि ये अपराध आए दिन एक न एक घटना के रूप में आते रहते हैं। तो बस इस कहानी का जो उद्देश्य था, लेकिन एक भाई ने कृष्ण की तरह, द्रौपदी की इज्जत बचाने की तरह एक भाई ने अपनी बहन की जिस तरह से इज्जत बचाई है, उस भाई का जो काम है बहुत ही सराहनीय है। उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे भाई ने ऐसी मदद की, इस तरह से जो किया है वो बहुत ही सराहनीय है। तो मैं ऐसी ही कहानी, ऐसी ही एक क्रिमिनल और एक उसके मदद करने वाले, एक उसके मसीहा की जो कहानी है, जो घटना है, रोज रात 8 बजे आपको सुनाता रहता हूं। तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप और अपने फैमिली का बहुत बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।